नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के नागरिक शास्त्र। ठीक है, कक्षा 10वीं के नागरिक शास्त्र का जो अध्याय है ना, 2 है। तो कहेंगे कुछ बच्चे कि सर अध्याय 1 कहाँ गया, तो आपके प्लेलिस्ट में गया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हाँ मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर सोशल साइंस समझ में नहीं आता। यकीन मानो, आप इस वीडियो को जो है 10 से 15 मिनट देख लो। ठीक है, पूरा नहीं कह रहा हूं देखने, 10 से 15 मिनट देख लो, 100% लगेगा कि नहीं सर हम पहली बार इस तरह से पढ़े हैं कि लग रहा है कि साइंस से भी बेहतर आप पढ़ा रहे हो। ओके, तो आ जाओ, दूसरा अध्याय जो है ना वही क्या है, संघवाद। अब ये जो अध्याय है संघवाद, ये अध्याय मजा से समझ में आएगा। और दूसरी बात बताएं मजे की, बता दूं, कहेंगे जी सर बता दो ना। चलो, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, मतलब एक वीडियो में पूरा अध्याय को हम कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, अध्याय क्या है, संघवाद। बहुत सारे बच्चे को ये ही नहीं समझ में आया होगा कि सर संघवाद क्या होता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है। कहोगे सर संघ मतलब कुछ लोगों का एक संघ हो गया। वाद का मतलब क्या हो गया, विचार हो गया। क्या वाद का मतलब क्या होता है, विचार हो गया। तब आपको समझ में आया ना कि संघवाद किसको कहते हैं जी। पूरा अध्याय ना एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ओके, आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं संघवाद का अर्थ क्या होता है। क्या देख लेंगे हम लोग, संघवाद का अर्थ क्या होता है। साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। संघ मतलब संगठन हो गया और वाद का मतलब हो गया विचार। ठीक है, अब इसमें किस चीजों की विचार के बारे में चलेगा। तो बेटा मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अपने भारत के अंतर्गत जो है ना त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार है। कौन कौन से, ऊपर में मैंने बताया था आप लोग को केंद्र सरकार है। क्या है, केंद्र सरकार है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, भारत सरकार भी बोलते हैं। राज्य पीएम प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं ना जी, प्रधानमंत्री बोलो या केंद्र सरकार बोलो, ये जो है भारत सरकार भी बोलते हो जी, है कि नहीं। अपने अपने तरह से आप लोग नाम लेते हो। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार किसको कहते हैं, जो पूरे पूरे देश पर शासन करे। ठीक है, पूरे देश पर शासन करे उसको केंद्र सरकार कहते हैं। उसके बाद जो आ जाता है, उसके बाद आ जाता है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या आ जाता है, राज्य सरकार। अब देखो भाई, ये जो राज्य सरकार होते हैं ना, ये सिर्फ अपने राज्य में शासन व्यवस्था लगाते हैं। ये अपने राज्य के बारे में सोच सकते हैं। अब मान लिया जाए भैया, हम मान लिया जाए कि हम अगर, ठीक है, क्या हम मुख्यमंत्री हैं आपके स्टेट का, मध्य प्रदेश का या यूपी का या बिहार के, कहीं के हम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो भैया हम अगर यूपी के मुख्यमंत्री रहे तो बिहार के बारे में हम कैसे सोचेंगे, बिहार के बारे में क्या सोचेंगे। बिहार में जाएंगे हम विकास करने, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारा जो है कहाँ पे काम है, हमारा काम कहाँ, यूपी में, क्योंकि हम यूपी के प्रधान हुए ना, हम यूपी के मुख्यमंत्री हुए। उसी प्रकार से अब देखो भाई, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, जहां पे पढ़ रहे हो वहीं पे आप टीचर से सवाल कर सकते हो। दूसरे स्कूल में जाके सवाल नहीं करोगे तुम कौन है भाई। अब आप पढ़ रहे हो मेरे नजदीक, ठीक है, मान लो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आप यहाँ पे मेरे से कमेंट करके बात कर सकते हो और दूसरे जगह नहीं कर सकते हो ना। अब यही चीजें आप लोग को समझना है। तो जिस राज्य में जो राज्य सरकार होते हैं, उसी राज्य में वो अपनी शासन व्यवस्था को लगा सकते हैं और लोगों के लिए जन कल्याणकारी काम कर सकते हैं। जन कल्याणकारी मतलब लोगों के लिए जो कल्याणकारी काम हो उसी को कहते हैं जन कल्याणकारी काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने बताया था आप लोग को क्या, स्थानीय सरकार, जो प्रांतीय सरकार होती, क्या बताया था, स्थानीय सरकार। इसके बारे में भी बता रखा था जी फर्स्ट अध्याय में। ठीक है, उस अध्याय से हम आप लोग को कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोनों का मिला जुला होता है। अगर केंद्र सरकार, इसमें क्या होता है, देखो केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति होती है। क्या होती है, केंद्र सरकार के पास जो होती है अधिक शक्ति होती है। किसके पास होती है, अधिक शक्ति, केंद्र सरकार के पास। ओके, अधिक शक्ति होती है। क्या होती है, अधिक शक्ति होती है। अधिक शक्ति किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। ओके, और उससे कम किसको,
राज्य सरकार को, उससे कम किसको, स्थानीय सरकार को। ये चीजें समझ में आ गया ना। तो दोनों में जो ये चीजें होनी चाहिए, दोनों में दोस्ती होनी चाहिए, तभी जाके किसी राज्य का विकास होगा। अब मान लिया जाए, आपको मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखा जिसमें बताया था कि मान लिया जाए यहाँ पे क्या होता। आज के डेट में देखो तो हर सरकार की जो राजनीति है ना, राजनीति हालांकि कहा जाए तो लोकतंत्र की प्राण है, लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी, इतनी गंदी हो जाएगी कि कहो मत। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगे सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे भाई, आज सिर्फ कुर्सी के लिए लोग हैं, बाकी किसी चीज़ों के लिए सही नहीं है। चाहे हमारी सरकार जो भी हो, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता है, बट आज सिर्फ कुर्सी के लिए मार होता है, एक दूसरे को क्या से क्या नहीं कह देता है एक कुर्सी की वजह से ही, ठीक है। तो हम लोग राज्य सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में ही हम लोग समझने वाले इसमें। अब देखो यहाँ पे देखो होता क्या है, अगर रियलिटी में बात करूं, यहाँ पे मान लो बी राजनीतिक पार्टी है और यहाँ पे ए राजनीतिक पार्टी की सरकार है केंद्र में, लेकिन दोनों में बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी इसकी अलग है, राज्य में पार्टी अलग है और केंद्र में पार्टी अलग है। तो होगा क्या भैया, दोनों में तालमेल बैठेगा नहीं, तो इस राज्य का विकास कहाँ से होगा, नहीं होता ही नहीं। हालांकि इससे पहले देख लो अपने मान लिया जाए भाई बिहार में क्या हुआ, आरजेडी की सरकार थी कुछ दिनों बाद, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, इधर से उधर। क्योंकि हमारे होता क्या है हमारे देश में आज के डेट में, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिलता है, तो भैया पूर्णतः बहुमत नहीं मिलेगा तो उस पार्टी का सरकार भी नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करता है, गठबंधन की सरकार बनाती है। गठबंधन किसको कहते हैं सर, तो बहुत सारी पार्टी मिलकर, या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, ठीक है, बहुत सारी पार्टी मिलकर सरकार का निर्माण करती है, उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब बेटा बताओ ये चीजें समझ में आ गया ना। हाँ, तो हम राह भटक गए थे, ठीक है। हमको क्या समझना था, संघवाद संघ का मतलब हो गया संगठन और वाद का मतलब हो गया विचार। आई होप ये चीजें समझ में आई। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कोर्स लेनी होती है तो बाद में हम बताते हैं तो कहते हैं सर नहीं मिला, ठीक है। तभी ही हम आपको जानकारी देते हैं, स्पेशल कोर्स है 10th वालों के लिए, ठीक है। और हम लोग का जो इरादा है ना, एकदम क्वालिटी कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड करूं, ना कि आए 17 घंटे की क्लास दो, 20 घंटे की क्लास दो, टाइम वेस्ट नहीं करते। जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं, वो एकदम ज़बरदस्त होती है, ठीक है। आपको चाहे मैथ पढ़नी हो या साइंस पढ़नी हो, इंग्लिश पढ़नी हो, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इन सभी विषयों की एकदम ज़बरदस्त तैयारी करनी हो तो सिर्फ आप लोग को जो है 299 रुपया लगेगा। अब ये मत पूछना 299 में क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, जितना हो सके, ठीक है। अब मैं उतनी नाम क्या लूं, अब इसमें कहेंगे आपको इसका नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, फाइनल पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, यही सब कह सकते हैं ना जी, कहेंगे जी सर, तो वही सब मिलेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एक बात बता दो, कौन से बोर्ड वाले बच्चे खरीद सकते हैं, तो वही सुन लो। चाहे आप बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो या एमपी बोर्ड से, जैक बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, ऑल बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहा है, सभी बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिहार बोर्ड वाले में सर सोशल साइंस तो दूसरा है, कैसे होगा भाई, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस आप लोग को कोर्स परचेज कर लेना है। परचेज करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, 85 81 80 29 29 इस नंबर पे एसएमएस करना है और बोलना है सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स परचेज करना है। तो भैया उधर से आपको स्कैनर भेजेगा और स्कैनर भेजेगा तो आप उस पर इतने रुपये पे कर देंगे और 4 से 5 घंटे में आप ज्वाइन हो जाइएगा, कोई दिक्कत हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो चलें अब क्लास की ओर चलते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे लाइव प्रत्येक दिन देना चाहते हैं लाइव टेस्ट सीरीज फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग को क्या करना होगा सर, बस आप लोग को गूगल सर्च बार खोलना है, जो क्रोम खोलते हैं या क्रोम बोलिए या गूगल बोलिए, वहाँ पे जाके आप लोग को ये टाइप कर देना pankajstudycenter.com, जिस विषय की आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करना है और आप लोग वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और आपको ये भी बताया जाए कि आपने कितना नंबर लाया, कितना सही किया, गलत किया, डेली दीजिए आप लोग जाके, ओके। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो संघवाद, मैंने आप लोग को बताया था कि संघवाद का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना अभी जस्ट, आप लोग को याद है कि भूल गए जी,
हाँ, फिर से याद दिला दो सर, याद है कि भूल गए तो फिर से एक बार याद दिला दो। ठीक है, तो याद दिला देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, संघ का मतलब हो गया संगठन। क्या हो गया? संगठन। क्या हो गया जी? संगठन। संगठन। ओके, क्या हो गया जी? संगठन। क्या हुआ? संगठन। और वाद का मतलब क्या हो गया सर? विचार। क्या हो गया? विचार। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को। आइए एक एक पॉइंट्स को हम समझते चलते हैं। संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें एक संघीय मतलब केंद्रीय स्तर की सरकार होती है, दूसरी प्रांतीय जिसे राज्य स्तर की सरकार कहती है। यह संघवाद में जो होता है, संघवाद में दो तरह की सरकार होती है, दो स्तर की सरकार होती है। क्या होती है? दो स्तर की सरकार होती है, स्तर की सरकार होती है। कौन कौन से सर? एक बार बता दो फिर से सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताने के लिए ही हूं ना। यहां पे क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार और केंद्र सरकार, दूसरा क्या? राज्य सरकार। क्या हो जाएगा सर? राज्य सरकार। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग समझेंगे। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विवरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ होता है? मैंने आप लोग को पहले बता रखा है, किसके पास होता है? केंद्र सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों में मध्य में बटी होती है। ऐसा नहीं कि जो केंद्र सरकार होती है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, उसके बाद भी कुछ कुछ मंत्रालय जो है बटी होती है, जैसे शिक्षा मंत्रालय वो ले लिया, ठीक है, खाद्य मंत्रालय किसी और को दे दिया, ये सब अलग अलग मंत्रालय में बट जाती है। ऐसा नहीं कि वही मेन हो जाएगा, हाँ लीड वही कर रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है। आमतौर पर एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होती हैं। फिर राज्य या प्रांत के जो स्तर की जो सरकार होती है, जो शासन के दिन काम काज को देखते रहती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर क्या करती है? काम करती है। भैया हम केंद्र में है तो पूरे मंत्रालय को सब जगह बांट दिया और अपने अपनी मंत्रालय को कौन संभाल रहे हैं? जो उनका बना है, जैसे खाद्य मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, ये सभी मंत्रालय आपस में बटी हो, सभी अपने अपने स्तर पे काम करते हैं। दोनों सरकार अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्र सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य से संबंधित विषयों पर क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। नॉर्मल सी बात है भाई, जो केंद्र सरकार होगा राष्ट्रीय विषय पे क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। पूरे राष्ट्र के विषय पे वो कानून बनाएगी, मतलब पूरे देश के, पूरे नहीं अपने देश बोलो, ठीक है, अपने देश पे कानून बनाएगी और राज्य सरकार अपने राज्य के से संबंधित कार्य करेंगे, उस विषयों पे चर्चा कर सकते हैं, उन विषयों पे सोच सकते हैं। दोनों स्तर की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है और संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिकों पर शासन करती है। सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। सरकार का जो है, सरकार क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखा गया है। ओके, हालांकि मैं बात करूं यहां पे जो राज्य सरकार होते हैं या केंद्र सरकार होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार हो गया आपका, केंद्र सरकार हो गया और राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार ये दोनों एक ही जनता पे शासन करते हैं। ठीक है, एक ही जनता होता है बाकी, ठीक है, दोनों एक ही जनता पे क्या करते हैं? शासन करते हैं। ओके, कोई दिक्कत जी, ये चीजें समझ में आ गई, हालांकि कुछ ज्यादा था नहीं। अब देखो, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों के सरकारों की सहमति से ही संभव होते हैं। हालांकि हमारे संविधान जो निर्माता थे, कौन थे? कहेंगे सर हमको याद नहीं है, एक बार फिर से याद दिला दो, आ जाओ वही संविधान। अगर बात करें अपना देश आजाद कब हुआ, भारत आजाद कब हुआ जी, तो सभी बच्चे कहेंगे सर हमको याद है, हमको याद है सर।
भारत जो है आजाद हुआ, आजाद कब हुआ जी? कहेंगे सर आपको याद नहीं है क्या? मैं बताऊं? कहेंगे नहीं सर आप ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। और संविधान, और संविधान लागू कब किया गया था? संविधान लागू कब किया गया था भाई? 26 जन 1950 ईस्वी में, ठीक है। और निर्माण में समय कितना लगा? ठीक है, निर्माण में समय कितना लगा? संविधान निर्माण में समय कितना लगा जी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब संविधान निर्माता कौन था सर? निर्माता कौन था सर? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे नाम से इनको पुकारे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ये चीजें आप लोग समझ गए। और बाबा साहब जो थे एकदम दलित परिवार से थे, एकदम गरीब परिवार से थे। और उस समय की जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही खराब थी। जिस समय बाबा साहब, देखो ये बाल मेरा थोड़ा गड़बड़ है, आज मैं सो गया था ना इसलिए बाल आईना देख, चलो कोई नहीं भाई आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो ये क्या हो गया? कोई नहीं। बाबा साहब जो थे बहुत ही दलित परिवार से थे। और उस समय की अगर मैं घटना सुनाऊं ना तो आप कहोगे वाह कैसा जमाना था सर, आज कैसा हो गया और कल कैसा था सर। उस समय जो गरीब हुआ करते थे, जो दलित परिवार के लोग हुआ करते थे, उनको पढ़ने का किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं था। हालांकि इसके बात करूं मैं भीमराव अंबेडकर जी का, इनकी पढ़ाई कुछ ऐसी हुई थी कि इनको पढ़ने का तो 1 नंबर लिखा था, पढ़ने में 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। लेकिन इनको पढ़ने के लिए स्कूल के क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जाता था। कहां बैठते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? कहां? उस पार, दीवार के उस पार से उसने पढ़ाई की और पूरे भारत को हिला डाला। क्या हिला डाला? संविधान लिख डाला, ठीक है। उसके अनुसार आज अपना भारत चल रहा है, ठीक है। हालांकि जो जो चीजें थी, जो मतलब छोटे जाति के लोग होते थे, हालांकि जाति होती ही नहीं कोई, इंसान में 2 ही जाति होती है, एक नर और दूसरा मादा, कोई जाति नहीं है। कोई ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, किसी जाति का वर्णन नहीं किया गया है। बस अगर मैं बात करूं 2 ही जाति होती है, एक नर दूसरा मादा, मतलब स्त्री और पुरुष ही जाति होते हैं। ये तो हम लोग का बनावटी जाति हो गया, अपने धर्म पे अपने कर्म पे दे दिया है कि ये काम करो तो तुम ये हो गया, दूध बेचो तो यादव जी, लकड़ी बेचो तो ये बढ़ई हो गया, पूजा पाठ करवाओ तो पंडित जी हो गया। ये अपने नामों का है और कुछ है नहीं, ठीक है। अगर रियलिटी देखो तो उस समय जो छोटे जाति हुआ करते थे उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं थे। उनकी महिलाओं के साथ बहुत ही गलत करते थे बड़े जाति के लोग, बहुत ही, ठीक है। उनका दर्शन अशुभ माना जाता था, अगर देख लेता था तो उनका दर्शन अशुभ माना जाता था। और उन सभी चीजों को, जाति का भेदभाव को खत्म किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। बहुत सताए जाते थे, लेकिन आज के डेट में बदलाव किया गया, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है संविधान में उस समय के अनुसार तो अब नहीं रह सकता है जी, नहीं रह सकता। बहुत सारी चीजें गलत थी, लेकिन उसको धीरे धीरे बदलना चाहे तो लोग बदल सकते हैं, क्योंकि उस समय का समय कुछ और था और आज कुछ और है, क्योंकि आज लोग शिक्षित हो चुके हैं। तो संविधान को भी बदला जा सकता है, लेकिन कैसे? जब दोनों तरफ से सहमति हो, तभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहमत हो बदलने के लिए, तभी जाके बदली जा सकती है। अदालतों का संविधान और सरकारों के अधिकारों का व्याख्या करने का अधिकार है। वित्तीय स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में जो है संविधान में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखो भैया, संविधान में भी कुछ कुछ चीजें जो है, नियम जो है, कुछ कुछ कानून जो है बदलनी जरूरी है। कहोगे कौन से कानून? आज के डेट में देखो महिलाएं इतनी
इतनी लेवल पे जो हमारी महिलाएं हैं इतनी लेवल पे बड़ी हो गई, इतना मान मर्यादा महिलाओं का बढ़ गया कि पूछो मत। आज उनका वो दुरुपयोग कर रही है। हालांकि किसी भी वजह से पति अगर महिला को एक थप्पड़ दे दे तो भैया हो गया बहुत सारा ड्रामा, और महिला जाती है सीधे थाना में केस करती है कि हमको दहेज के लिए मारा गया, जो कि गलत होते हैं। आज हजारों लोग जो फंसे हुए हैं यही वजह से फंसे हुए। इस नियम को जांच पड़ताल करने के बाद ही स्पष्ट किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन कानून नहीं सुनती। महिला को अगर तुम एक थप्पड़ दे दिया, महिला तुम 50 गलती किया, आप थप्पड़ नहीं उठा सकते, आप चुपचाप उनका मार खा सकते हैं। ये नियम जो है बदलनी चाहिए, ये कानून जो है बदलनी चाहिए। दूसरी कानून एक और है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल के जो युवा होते हैं, अडल्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। और प्यार मोहब्बत में क्या होता है, दोनों जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और दोनों भाग जाते हैं। और भागने के बाद अगर उनके गार्जियन पकड़ लेते हैं और उन पे केस कर देते हैं, तो अगर लड़की पलट गई अपने माँ बाप के इधर, तो फिर लड़का को क्या जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। और जेल में सड़ते रहो और लड़की यहाँ स्वतंत्र हो जाती है। लड़कियाँ जेल नहीं जाती मेरे भाई, इसलिए प्यार मोहब्बत जरा सोच समझ के करना, क्योंकि अक्सर लड़के ही जेल जाते हैं। क्या बोले इससे ज़्यादा कोई नहीं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को बदलना चाहिए। आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि नहीं, बदलना चाहिए। जितना अधिकार लड़की का होना चाहिए उतना ही ये सब मामले में उतना लड़का का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। संवाद की अगर मैं बात करूं, संवाद की बुराइयां का केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली होना, ठीक है, अधिक शक्तिशाली उनके अनुसार ही ज़्यादा चीज़ें होती है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त होना, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, संवाद की बुराइयां हैं। संसद को जो है अधिक अधिकार होना, संसद जो होते हैं उनको अधिक अधिकार दिया जाता है। धन संबंधी अधिकारों को केंद्र के पास अधिक होना, ठीक है। ये क्या है, संघवाद की बुराइयां हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकार के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करना। अगर केंद्र सरकार जो है क्या करते हैं, राज्य सरकार को अपने राज्य में कोई किसी प्रकार का काम करते हैं तो उसका हस्तक्षेप कौन करता है, केंद्र सरकार करते हैं। पहली बात देखो, बुराइयां की बात करें, केंद्र सरकार के पास सबसे अधिक शक्ति होती है। दूसरी बात, संविधान संशोधन में अधिकार जो है, अधिक अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार के पास प्राप्त होता है। सांसद को अधिक अधिकार दिया जाता है। धन संबंधी अधिकारों को केंद्र के पास अधिक होना, और केंद्र सरकार का राज्य सरकार के मामले में क्या करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है। ये सारी चीजें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं संघवाद के प्रकार। संघवाद के प्रकार जो होते हैं, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। इन चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं, आइए अच्छी तरह से, ठीक है। साथ आकर संघ बनाना, दो या दो से अधिक, ठीक है, स्वतंत्र इकाइयों के साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, साथ आकर संघ बनाना, ओके। अब देखो, साथ लेकर संघ बनाना, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। केंद्र अधिक शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि भारत हो गया, जापान हो गया। यहाँ पे जो है केंद्र सरकार का जो है, केंद्र सरकार क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है जी, अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होती है जी, ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाई साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठन बनाती है, और सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अपने भारत में क्या होता है, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें क्या होता है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, इन जगहों पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच में अंतर बताएं। कहा है कि आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा, एकात्मक और संघात्मक के बीच में जो है अंतर बताएं। एकात्मक शासन व्यवस्था होता है, इसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन सिर्फ कौन कर सकते हैं, केंद्र सरकार कर सकती है। शक्तियां एक जगह पे केंद्रित होती है, केंद्र सरकार के पास ही होती है। इसमें एक ही नागरिकता होती है, इसमें जो है एक ही नागरिकता होती है। केंद्र सरकार राज्यों से अधिक शक्तियां ले सकती है, केंद्र सरकार राज्यों से अधिक शक्तियां ले सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में ये चीजें होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं संघात्मक शासन व्यवस्था के, इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत क्या होती है,
कमजोर होती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर पाती है, शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है। इसमें कई संघीय व्यवस्था वाले देश में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि हम लोग क्या हो गए, पहली बात तो हम यूपी वाले हो गए, हम बिहार वाले हो गए, एमपी वाले हो गए, ठीक है। दूसरी हमारी पहचान क्या हो गए, हम भारत के निवासी हैं, तो दोहरी पहचान होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपनी अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती, तो संघात्मक शासन व्यवस्था अच्छी है एकात्मक शासन व्यवस्था से। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता है। बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक ही संघ सरकार का गठन किया गया है। दोनों देश में जो है एक ही संघ सरकार का गठन किया गया, जिसे केंद्र सरकार होता है, ठीक है, उनके पास अधिक शक्ति होती है और राज्य सरकार के पास कम शक्ति होती है। यहां पे आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं कि भारत एक की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता, ठीक है। बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देश में संपूर्ण के लिए, ठीक है, पूरे देश के लिए संपूर्ण के लिए संघ सरकार गठन किया गया है, ठीक है। और बेल्जियम से मिलती जुलती अलग एक विशेषता यह है कि अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामले में राज्य सरकार पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। बेल्जियम में जो है बेल्जियम में जो है केंद्र सरकार जो है दो क्षेत्रीय सरकार में क्या करता, अपनी शक्तियों को सपुर्द करता, बढ़ देता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पे नियंत्रण रखते हैं। ओके, ये चीजें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था, आइए एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं ध्यान से। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। भैया भारत किस प्रकार आजाद हुआ, तो वो किन से पता चलेगा, सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से, ठीक है। वो लोग अपनी जान की आहुति दी, अपनी प्राण की आहुति दी। ये नहीं सोचे थे कि भारत के लोग इस प्रकार आज बदल जाएंगे, अपने देश में कुर्सी के लिए मार करेंगे, ऐसा सोचे नहीं थे वो लोग। वो अपनी जान दे के चले गए, हंसते हंसते कोई मर गया, ठीक है। लेकिन आज उनकी कदर नहीं होती है, उनकी फैमिली कहाँ है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं चलती है। लेकिन कुछ कुछ जो लोग रहे थे वो तो देश पे शासन किए ही थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, वो शासन किए, ठीक है। चलो भाई, आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़ों का भारत में विलय हो गया। क्या हो गया, विलय हो गया, मिल गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तर शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, संघ सरकार, केंद्र सरकार, जिसको संघ सरकार और केंद्र सरकार बोलते हैं, राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायती राज और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन एक तीसरे स्तर पर भी जोड़ दिया, ठीक है। हालांकि ये क्या सही किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां का बंटवारा जो है संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बांटा गया। ये तीन सूचियां इस प्रकार है। संघ सूची हो गया, मतलब इस पे कौन बनाएंगे, संघ सूची के बारे में कौन सोचेंगे, केंद्र सरकार, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य में राज्य सरकार, ठीक है। और समावर्ती सूची जो है कि समावर्ती सूची में दोनों। अब एक आता है अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट सूची, एक और सूची होता है अपशिष्ट, ठीक है। 1 2, अरे भैया कहाँ मिट जाते हो यार, 3 और 4, ठीक है। तो हालांकि मैं आप लोग को बता दूं, ये अपशिष्ट सूची बाद में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। संघ सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समावर्ती सूची पे दोनों रहते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। संघ सूची में प्रतिरक्षा जो सेना वाला, फोर्स वगैरह वाला हो गया, ठीक है।
प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व विषय देती है। उसमें कौन संघ सूची में कौन आता है भाई? केंद्र सरकार आता है। कौन आता है? केंद्र सरकार आता है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों का जरूरत होती। नीति मतलब क्या हो गया? प्लान। क्या हो गया? प्लान। ठीक है, नीतियां। इसी कारण है इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने के अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होती है। पहले इससे 97 विषय था, परंतु वर्तमान में 100 विषय हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे राज्य सूची, जो राज्य सरकार के मामले आता है इसमें। ठीक है, जिसमें हो गया आपका राज्य सरकार, राज्य पुलिस जो होता है, ठीक है, स्टेट पुलिस जो होता है आपका, व्यापार हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार हो गया, वाणिज्य, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व विषय में किसमें रखा गया? राज्य सूची में। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार का ही कानून बना सकती है। पहले इसमें 66 विषय था, परंतु वर्तमान में 61 विषय हो गया, मतलब और कम गया है। ओके, आ जाओ भाई, आगे हम लोग देखते हैं समावर्ती सूची। समावर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय है, जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी साझी दिलचस्पी इसमें आती है। इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होती है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव आने लगे तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य प्राप्त होते हैं। ओके, आई होप ये चीज समझ में आया। अब भैया हुआ कि दोनों में लड़ा हो गया, हम ही करेंगे, नहीं हम ये सही रहेगा, ये सही रहे, दोनों का तालमेल नहीं बैठा तो केंद्र सरकार की बात मान लिया जाते हैं। ठीक है, इसमें पहले जो था 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय कर दिया गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अवशिष्ट सूची। इसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर। अरे भैया ब्लड हो रही है क्या? तू मेरी जान है। चलो, वे विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। वे सूची जो 3 सूचियों में नहीं आते हैं तथा इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। ये चीजें आप लोग समझ में आ गए, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है भाई? पानी नहीं आज यहाँ पे, बट रुको, एक बड़ा सा बोतल मेरे को मिला। आ जाओ भाई, ध्यान से समझ लेना आप लोग ये चीजें। देखो, भाष्य राज, ठीक है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती? सबसे पहले भाष्य राज को समझ लेते हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली एक कठिन परीक्षा थी। हमारे देश में जो है ना, अनेक अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और उनकी भाषाएं अलग रहती है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट बदल दिया जाए तो भाषा बदल जाता है आज की डेट में। ठीक है, तो उन पे अभी चर्चा करेंगे हम लोग कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली एक कठिन परीक्षा थी। नए राज्यों को बनने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदलाव किया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कहीं इससे देश जो है क्या ना टूट जाए। ठीक है, केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पूर्ण गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत की भाषा नीति है, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुआ। काहे कि लोग जो है, बताइए, बिहार ले लीजिए या बिहार में अगर बंगाली लोग उतर जाए, दोनों में मेल खाएगा? नहीं खाएगा, है कि नहीं? यूपी में अगर बंगाल के लोग आ जाए सब बंगाली बोलने के लिए तो मेल खाएगा? हम बंगाल छोड़ो, थोड़ा मोड़ा समझ जाएंगे। मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए समझ लो चाइना वाले को डाल देंगे, ठीक है, आप कहेगा चे मैं छे मन वो 2-4 थप्पड़ दे दे, भाई चे मैं क्या कर रहा, लोग उससे परेशान हो जाए, कहेगा अपना मेरा अलग राज्य कर दो, इसका अलग राज्य कर दो। ये चीज़ें होती है। केरल की भाषा समझ में नहीं आएगा, तमिलनाडु की भाषा समझ में नहीं आएगा, अलग अलग भाषा होती है। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए जैसे कि बिहार का भाषा अलग हो गया, यूपी का भाषा अलग हो गया, एमपी का भाषा अलग हो गया, हर एक राज्य का जो है भाषा अलग अलग है अपनी अपनी। तो ये चीज़ें क्या हो गया, सरकार के लिए लगा भाई अगर इस तरह से क्षेत्र बटा जाए, क्या क्षेत्र बांटा जा रहा है भाषा के आधार पे, तो क्या हो जाएगा, देश के लोगों को लग रहा था टूट सकती है। भारत में कि एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देकर सिर्फ हिंदी और अन्य
21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारत में जो है किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है। अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषा प्रदेशों को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा हुआ, क्योंकि हर जगह अगर आपको दूसरे राज्यों की भाषा नहीं आती है बोलने के लिए, आप वहाँ पे इंग्लिश में चिपका सकते हैं। कह इतना तो कह सकते हैं, व्हाट इज डिश, दिस इज रिमोट, व्हाट इज दिस इज पेन। इतना तो जानिए, कहीं भी किसी राज्य में रहिए आराम से काम चला सकते हैं। ओके, आ जाओ भाई, यहाँ पे देखते हैं हम लोग सभी राज्यों की मुख्य भाषा को विशेष ख्याल रखा गया। हिंदी को राज्य भाषा, हिंदी को जो है कौन सा माना गया, राज्य भाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लोग ही भारत की जो है हिंदी बोलते हैं। भारत की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। केंद्र सरकार के किसी पद को उम्मीदवार इसमें किसी भी भाषा से में परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उम्मीदवार इसके विकल्प चुन सकते हैं। अब भैया हाई का एक बार हम गए थे ग्रुप डी का परीक्षा देने, कहाँ, कोलकाता। अब हम लोग का जो भाषा है हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश, वहाँ पे बंगाली दे दिया था। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होगा, आप लोग के साथ, आप तो 10th में पढ़े हो, आपके जो भैया होंगे वो कभी बताए होंगे। तो लेकिन हुआ क्या, इंग्लिश था तो थोड़ा मोड़ा संभल गया, है कि नहीं जी। हालांकि रिजल्ट हुआ तो नहीं बना, चलो कोई नहीं। भाषा में परीक्षा दे सकते हैं बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प में चुन सकते, विकल्प हम लोग के लिए दिया गया था। ओके, अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं बना आपसे, तब बता रहे भैया ग्रुप डी का रिजल्ट, ग्रुप डी का परीक्षा भी यूपीएससी बीपीएससी वाला जैसा हो गया है, समझे। जब पेपरवा देखिएगा डिस्प्ले पर, ऑनलाइन एग्जाम होता है हालांकि, देखिएगा तो पूरा भर जाता है। और हम उस समय नए थे, नए मतलब कि 12th पास किए ही थे, उसी समय दिए थे, कंपटीशन की तैयारी भी नहीं किए थे और दिए थे। बस भाषा का एक टेंशन हो गया कि भैया भाषा इंग्लिश उतनी अच्छी तरह से तो होता नहीं था, है कि नहीं, तो फिर दिक्कतें थी। यही सब चीज़ें थी, नेवर माइंड, वो सब चीज़ें दिमाग में नहीं रखना है। केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध, सत्ता की साझेदारी के संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता कैसे रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था को अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार स्वतः संघ इकाई के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, जब केंद्र और राज्य अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्य अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को राज्य सरकार को भंग कर देती है। कि भैया हो, मैंने जो बताया आप लोग को वही चीज़ था। अगर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार की पार्टी हो तो क्या होता है, दोनों का संबंध बढ़िया होता है, दोनों डेवलप करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार साथ देती है। लेकिन अगर केंद्र में किसी और पार्टी, कोई और पार्टी का हो और राज्य में कोई और पार्टी का, तो केंद्र सरकार सोचते ही नहीं कि इसकी भलाई हो। लेकिन ये क्या है, हमारे संविधान का क्या कर रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, यह संघवाद की भावनाओं के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत की थी। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दल में क्या कर लिया, समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती है। अब देखो क्षेत्रीय दल जैसे आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, ये क्षेत्रीय दल हो गया, इनको भी क्या कर लेता है, लोकसभा में समेट लिया। अब बोले ना आप लोगों को, गठबंधन की सरकार, बहुत सारी पार्टी मिलके जो सरकार बनाती है उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा। अभी कोई किसी भी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, उनको पूरा बहुमत नहीं मिला है। ठीक है, दूसरे पार्टी को सटा के बनाया जाता है। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं। इस पे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की संवेदनता
का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलनात्मक ज़्यादा प्रभावी है। हालांकि ये चीज़ें आपकी किताब में दी गई है कि जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग नहीं किया जा सकता केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस दिन से ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मामले में अभी भी हस्तक्षेप करते हैं कौन? केंद्र सरकार। आइए आगे हम लोग देखते हैं गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं। एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अनुसूचित भाषा जो है हमारी 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। अब देखो यहाँ पे भाषाएं राज्य क्यों, ठीक है, राज्य की अपनी भाषाएं हैं, राज्यों की अपने अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होती है। जैसे कि हम लोग का राज्य भाषा हिंदी हो गया, तो हिंदी में हम लोग बात कर लेते हैं। एक उसके बाद भी एगो भाषा होता है, ठीक ना। गांव देहात में जाइएगा तो उनका एक अलगे भाषा होता है, का रे की करे छी, केना छी, ये सब भाषा होता है। मैथिली हो गया, ये सब घरेलू भाषा भी होता है, ठीक है कि नहीं जी। संविधान के अनुसार सरकार काम काज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में और 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषा प्रदेशों में ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को क्या क्या सुलझाया, है कि नहीं भैया। अब देखो तमिलनाडु चल जाओ, वहाँ पे आप हिंदी बोलोगे तो समझ में नहीं आया, तमिल वो लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश बोलोगे तो हालांकि वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी का बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसे हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। श्रीलंका में क्या था भाई, तमिल लोग थे, सिंहली लोग थे, तमिल और सिंहली दोनों थे। तमिल के बोलने वाले लोग की संख्या अधिक थी, सिंहली बोलने वाले की संख्या कम थी, लेकिन वर्चस्व अधिक था। मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था ना जी। अब भारत में भाषीय विविधता क्या होता है, विविधता मतलब बंटवारा, ठीक है। 1991 में जनगणना के अनुसार भारत में कितना भाषा है, 1500 अलग अलग भाषा है भाई। इन भाषाओं के कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे भोजपुरी हो गया, मगही हो गया जिसे मगधी बोला जाता है, बुंदेलखंडी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, राजस्थानी हो गया, भीली और कई अन्य भाषा को हिंदी के समूह में रखा गया। का हो रवा का करता नहीं है ना। विभिन्न भाषाओं को समूह बनाने के बाद भारत में 114 भाषा जो हुआ मुख्य हुआ। इसमें से 22 भाषा को क्या क्या है अनुसूचित भाषा में डाला गया, लिस्ट में रखा गया। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है, ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण, भारत एक विशाल देश है जहां 2 स्तर वाली सरकार से काम चलना बहुत मुश्किल था। भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं, ठीक है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश ले लो भैया, बहुत बड़ा है, रूस से भी बड़ा है, ठीक है। इस राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से ही सरकारी तंत्र में लोगों को सीधा भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। आज तीसरे स्तर की भी सरकार होती है जी, ठीक है।
इसमें क्या आप लोग को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। आ जाओ, पंचायती राज। पंचायती राज जो है कब शुरू हुआ, नहीं हुआ, ये समझ लो। गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान 73 और एवं 74 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान: अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है, ठीक है। और निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए सीट जो है क्या है, आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित। 50% आरक्षण दिया है बिहार में नीतीश कुमार महिला को। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामांकन स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ हिस्से इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही हुआ है जी। देखो भाई हुआ क्या है, मान लो ये पीएमजी है, पीएम है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये राज्य है, मान लो ये राज्य है, राज्य बटा हुआ है, ठीक है, राज्य है, बहुत सारे राज्य है, ठीक है, राज्य है। यहाँ पे क्या है, राज्य में कौन है, राज्य सरकार, राज्य सरकार, यहाँ पे कौन आ जाता है, राज्य सरकार, राज्य सरकार। उसके बाद देखो क्या है, सब जगह अपना अपना जिला है, ठीक है, क्या है, जिला है, सबका अलग अलग इसमें जिला आ जाता है। अब जिला में अब अगला उसके बाद क्या आ जाता है, गांव आ जाता है, ठीक है, गांव आ जाता है, उस जिला में क्या आ जाता है, गांव आ जाता है। तो वो सभी तरह से अपना बंटवारा कर दिया, तो हालांकि ठीक है। जैसे गांव में मुखिया हो गया, जिला में जिला परिषद हो गया, नगर बना तो वहाँ पे नगर परिषद हो गया। तो अपने तरह से ये कहीं ना कहीं सही है, ताकि अपने अपने क्षेत्र का जो है काम सही से कर सके। प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायती राज होती है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। प्रधान अध्यक्ष सरपंच कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष कौन कहलाता है, सरपंच कहलाता है जी। अब देखो आ जाओ यहाँ पे ग्राम समिति, पंचायत समिति, ठीक है। कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समिति पंचायत समिति का गठन करती है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं, ठीक है, पंचायत सदस्य जो है करते हैं। जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति कौन करते हैं, ग्राम पंचायत की समितियां करती है ये सब काम। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं पंचायतों की मुख्य परेशानी क्या है, जागरूकता का भी अभाव, लोग जो है अभी उतने पढ़े लिखे नहीं, जानकार नहीं है, ठीक है, धन का अभाव, अधिकारियों की मनमानी होती, भैया पैसे दो तब ये काम होगी, जन सहभागिता की कमी, लोग जो है भागिता नहीं लेते हैं किसी भी काम में, सरकारी काम में, या कोई सरकारी काम हो रहा है तो उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, नेता लोग करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। ओके, ये सब समस्या हो गया। जिला परिषद की बात करें तो किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होती है, ठीक है, और जिला परिषद का अधिकांश सदस्य का चुनाव होता है, और जिला परिषद में उसे जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद एवं विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख, इस परिषद राजनीतिक प्रधान होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, परिषद होते हैं। नगर निगम की अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार से स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। छोटे शहर में नगर पालिका होती है और बड़े शहर में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, ठीक है, और नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। ये देखो नगर निगम है, ठीक है, ये आपका हो गया तमसो माँ ज्योतिर्मय
और ये कौन सा है, राजकोट, राजकोट क्या है भाई ये, कुछ हो समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं, वो कैमरा में हालांकि साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट है, राजकोट म्यूनसिपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये ऊपर वाला ये समझ में नहीं है हमको, पढ़ने में अंग्रेजी में पढ़ दिए, पनवेल महानगर पालिका, ओके। आ जाओ, यहाँ पे एक और है पटना नगर पालिका, ये तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये दूसरी भाषा में लिखा गया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ठीक है। ये कौन सा है, ये तो आप ही लोग जानो, ये अभी नहीं दिख रहा भाई। चलो, ये सब जो है नगर पालिका, इसकी स्थापना भी बताया गया है, और कुछ नहीं है, ये अध्याय आप लोग का, इसे मैंने आप लोग को दिखा दिया, नगर पालिका, ओके, नगर निगम। तो भाई ये जो है था वीडियो यहीं तक था, मतलब ये अध्याय ही यहीं तक था, इससे ज़्यादा इस अध्याय में कुछ था नहीं। तो आई होप आप लोग को संघवाद वाला जो अध्याय था एकदम 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना। बाकी मिलते एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।